हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं किरण ढेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और आज का हमारा ये लेक्चर है अबाउट एन अप्रोच टू थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि उसमें साम्यावस्था की ओर उपगम। यानी कि अगर दो ऊष्मीय निकायों को एक दूसरे के साथ जो मान लीजिए पहले से आइसोलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क में रख दिया जाए तो उनके बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन होता है। तो हमने पहले अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि जो कोई ए ऊर्जा का निकाय है उसमें वो ऊर्जा ई की प्रायिकता जो है वो ई बराबर ई बार पर अधिकतम होती है। हमने पढ़ा था कि ओमेगा ई जो है वो ई बार का क्या है, एक रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ओमेगा डैश ई डैश क्या हो गया, रैपिडली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और उसमें हम ये पाते हैं कि एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी ई बार पर प्रोबेबिलिटी जो है वो पीक उस पर हमें मिलती है, यानी कि मैक्सिमम होती है। अर्थात साम्यावस्था पर क्या होता है, निकाय की ऊर्जा ई बराबर ई बार के तथा दूसरे निकाय की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ई स्टार माइनस ई बार, यानी कि ई बार डैश, ए डैश की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ई बार डैश हो जाती है। ठीक है। और अगर उसमें संपर्क की स्थिति में मान लीजिए ए और ए डैश जो है इनकी माध्य ऊर्जाएं अगर ई व ई डैश, ई आई व ई आई डैश हैं, जैसे इनिशियली अगर आप इनको आइसोलेटेड रखा गया है शुरुआत के अंदर, तो इनिशियली इनकी ऊर्जा है ई आई और ई आई डैश। ठीक है। फिर इनको क्या किया, ऊष्मीय संपर्क में रखा, जिससे क्या होता है, ऊष्मीय संपर्क में रखने पर इनके मध्य ऊर्जा का विनिमय होता है। और इन निकायों की ऊर्जा में परिवर्तन इस प्रकार से होता है कि प्रायिकता अधिकतम हो जाए, क्योंकि ई बराबर ई बार पर क्या होगा, ई बराबर ई बार पर ए की जो ए निकाय की ऊर्जा ई की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। एक निकाय के जो एक्सेसिबल स्टेट्स में होने की जो प्रायिकता है वो अधिकतम हो जाएगी ई बराबर ई बार पर। ठीक है। तो जब दो विलगित निकाय ए और ए डैश जिनकी ऊर्जा ई आई व ई आई डैश है उनको आप ऊष्मीय संपर्क में रखोगे तो उनके बीच में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, उनके बीच में ऊर्जा का परस्पर विनिमय होगा। और विनिमय इस तरीके से होता है कि प्रायिकता मैक्सिमम हो जाए। तो जो फाइनल एनर्जी है ई ए की वो क्या हो जाएगी, ई बार, और फाइनल एनर्जी ऑफ ए डैश वो क्या हो जाएगी, ई बार डैश। क्योंकि माध्य ऊर्जाएं जैसे फाइनल एनर्जी ई बार या ई बार डैश होएगी तभी तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होएगी। ठीक है। और हमने पीछे पढ़ा है कि दोनों निकायों के जो बीटा पैरामीटर्स हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। बीटा पैरामीटर्स ऑफ ए बी एफ और बीटा पैरामीटर ऑफ ए डैश इज बीटा एफ डैश। ठीक है। तो बीटा पैरामीटर्स ऑफ ए एंड ए डैश जो है वो बराबर होंगे बीटा ई एफ बार, यानी कि फाइनल एनर्जी जो है इसकी ई एफ बार और ए डैश की ई एफ डैश। ठीक है। और हम जानते हैं कि जब प्रायिकता अधिकतम हो जाती है उस समय एंट्रोपी का मान भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी कि एस ई एफ बार प्लस एस डैश ई एफ डैश, यानी कि ए और ए डैश की इंटरेक्शन के बाद एंट्रोपी, जो बाद में एंट्रोपी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो बाद में एंट्रोपी का जो जोड़ है वो इनिशियली जो एंट्रोपी थी उसके बराबर हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी ही सही। ठीक है। तो जब इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं में एंट्रोपी का अंतर है ए निकाय के लिए और ये ए डैश के लिए, जो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होता है, कम नहीं होगी, बढ़ेगी सही। ठीक है। हम ये पिछले अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा ही था कि जब निकाय साम्यावस्था में होंगे तो उनकी प्रायिकता जो है वो अधिकतम हो जाती है और उनकी जो ऊर्जा है, क्योंकि ओमेगा ई जो है, ओमेगा ई वो ई का रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और ओमेगा डैश ई डैश जो है वो रैपिडली इंक्रीजिंग, इस तरीके से कर्व मिलते हैं ना। और ये तो ओमेगा ई का है, रैपिडली इंक्रीज होता है। ठीक है। और ये ओमेगा डैश ई डैश का है और इस बिंदु पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है जहाँ पे एंट्रोपी का मान भी अधिकतम होता है। ठीक है। और इसी तरीके से ए व ए डैश के मध्य जब ऊर्जा का विनिमय होगा तब संयुक्त रूप से उनकी कुल ऊर्जा भी जो है वो सदैव संरक्षित रहती है। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम एंड फाइनल एनर्जी माइनस
इनिशियल एनर्जी फॉर ए डैश, ये ए सिस्टम के लिए है और ये ए डैश के लिए है। ठीक है, ये ए निकाय की ऊर्जा में अंतर और ये ए डैश, तो एवरेज चेंज इन एनर्जी। तो ई एफ माइनस ई आई मान लीजिए क्यू है, और ई एफ डैश माइनस ई आई डैश जो है वो क्यू डैश है। तो क्यू प्लस क्यू डैश इज इक्वल टू ज़ीरो, क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, Q क्या है, एक धनात्मक राशि है, और निकाय A यदि ये पॉजिटिव है दैट मीन्स कि A जो है वो ऊष्मा का अवशोषण करता है, और Q डैश जो है वो ऋणात्मक है। इसका क्या मतलब हुआ कि A डैश जो है वो ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था जिसके लिए ऊष्मा जो धनात्मक हो तो उसने ऊष्मा का अवशोषण किया है, और जिसके लिए ऋणात्मक हो उसने ऊष्मा का उत्सर्जन किया है। ठीक है, तो यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि ए द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया करने वाला दूसरा निकाय जो है उसके द्वारा बराबर मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अतः सारांश में यह कहा जा सकता है कि अन्योन्य क्रिया करने वाले दो निकायों के बीच में निम्न दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, क्या स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि यदि ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया करने वाले निकायों की प्रारंभिक ऊर्जाएं इस प्रकार हैं कि वे प्रतिबंध बीटा ई आई बार इज इक्वल टू बीटा ई आई बार डैश को संतुष्ट करते हैं, तब क्या होता है कि ई आई इज इक्वल टू ई बार, यानी कि माध्य ऊर्जा के मान पर इस स्थिति में प्रायिकता और एंट्रोपी दोनों के मान क्या है, उच्चतम होंगे। दूसरे शब्दों में निकाय जो है वो परस्पर साम्यावस्था में रहते हैं, और उनके मध्य ऊर्जा का कोई ऊष्मीय ऊर्जा का विनिमय नहीं होता है। यानी कि जिनके बीटा पैरामीटर्स इनिशियली बराबर होते हैं, दो सिस्टम है ए और ए डैश, और उनकी ऊर्जा है ई आई बार और ई आई बार डैश, ए और ए डैश। ठीक है, इसकी ऊर्जा है ई आई बार और इसकी ऊर्जा है ई आई बार डैश। अब क्या है, इनिशियली इनके बीटा पैरामीटर जो हैं वो बराबर हैं। ठीक है, इनिशियली बराबर हैं, तो क्या होगा, इनिशियली बराबर होने की वजह से ये दोनों सिस्टम जो है जब इनको आप कांटेक्ट में रखते हो तो ये साम्यावस्था में ही रहते हैं, उनके मध्य ऊष्मीय ऊर्जा का विनिमय नहीं होगा, प्रायिकता और एंट्रोपी का मान क्या है, अधिकतम हो जाता है। लेकिन जिन निकायों के लिए इनिशियली बीटा पैरामीटर्स बराबर नहीं है, तो उनके मध्य ऊष्मीय संपर्क में रखने पर ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, उनकी माध्य ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और दोनों निकायों के बीच में ऊष्मा विनिमय तब तक होता है जब तक कि साम्यावस्था नहीं आए। उसके बाद में, यानी कि साम्यावस्था का मतलब बीटा एफ इज इक्वल टू बीटा एफ डैश, यानी कि बाद में उनके बीटा पैरामीटर्स बराबर होंगे। ठीक है, और इस प्रकार से उनके मध्य जब ये कंडीशन आ जाती है बीटा एफ इज इक्वल टू बीटा एफ डैश, तो ये विनिमय रुक जाता है। ओके, उसके बाद है ताप की अभिधारणा। नेक्स्ट है ताप की अभिधारणा तथा ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। अभी हमने पिछले खंड में ये देखा है कि अगर दो निकाय पृथक रूप से साम्यावस्था में हैं, अलग अलग हैं, अभी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है लेकिन स्टेबल कंडीशन में है, और इनके प्राचल जो हैं वो बीटा पैरामीटर्स जो हैं वो समान हैं, तो उस कंडीशन में अभी हमने पढ़ा कि इनके मध्य कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा और वे साम्यावस्था में रहते हैं। सेकेंड, हमने ये पढ़ा कि यदि दो निकाय जो हैं वो अलग अलग साम्यावस्था में हैं लेकिन क्या है, उनके बीटा पैरामीटर्स समान नहीं हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, जब उनको आप कांटेक्ट में रखोगे तो उनके मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि अगर एक एग्जांपल ऐसा ले रहे हैं जो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर रहा है कि हमारे पास तीन सिस्टम है ए बी एंड सी, और जो सी सिस्टम है उसको निकाय जो तीन सिस्टम है तीनों क्या है, पृथक रूप से साम्यावस्था में है। ठीक है, तीनों अलग अलग क्या है, स्टेबल है। सी को निकाय ए के ऊष्मीय संपर्क में रखते हैं, तो दोनों निकायों के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो नहीं हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि बीटा सी इज इक्वल टू बीटा ए, सी और ए के मध्य किसी तरीके का एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि बीटा सी इज इक्वल टू बीटा ए। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, सी और बी को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखते हैं। अगर उनके मध्य भी किसी प्रकार की ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि बीटा सी इज इक्वल टू बीटा बी। ठीक है, तो अगर सी जो है वो ए के साथ भी ऊष्मीय साम्यावस्था में है और सी जो है वो बी के साथ भी ऊष्मीय साम्यावस्था में है, तो अगर हम ए और बी को भी एक दूसरे के साथ रखते हैं तो हम देखते हैं कि वो भी आपस में ऊष्मीय साम्यावस्था में होते हैं।
तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल कर के आता है कि यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय से अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में हो तो वे आपस में भी ऊष्मीय साम्यावस्था में होते हैं। दो निकाय ए और बी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में है तो वो आपस में भी क्या होते हैं, ऊष्मीय साम्यावस्था में होते हैं। और ऊष्मीय साम्यावस्था के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण कथन है जिसको हम ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहते हैं। ठीक है, बीटा जो है वो एक ऐसा ऊष्मागतिक प्राचल है जो ऊष्मीय संतुलनों के लिए संतुलन में निकायों के लिए समान होता है। बीटा का मान होता है 1/kT। ठीक है, के बोल्ट्जमान नियतांक है। और अगर मान लीजिए दो निकाय ऊष्मीय संपर्क में रखने पर ऊष्मीय संतुलन में बने रहते हैं अर्थात उनके मध्य नेट ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है तो यहाँ से हम ये चीज़ भी कहते हैं कि उनके तापमान समान होंगे। जैसे हम इन जनरल देखें, दो अगर मान लीजिए बर्तन है, उनमें दोनों में गर्म पानी है। ठीक है, फिर उन दोनों का टेम्परेचर नोट किया और ओके, तो मैं एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देती हूँ इसको कि दो निकाय जो हैं अगर अलग अलग तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे तो वो आपस में भी क्या होते हैं, ऊष्मीय साम्यावस्था में होते हैं। ऊष्मीय साम्यावस्था का ये संबंध क्या कहलाएगा, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। और बीटा प्राचल जो है वो ऐसा प्राचल है, बीटा इज इक्वल टू 1/kT। अगर दो निकाय ऊष्मीय साम्यावस्था में है दैट मीन्स उनके बीटा पैरामीटर बराबर होने का मतलब है 1/kT इज इक्वल टू 1/kT डैश, यानी कि k तो कैंसिल हो जाएगा तो बराबर क्या होगा, तापमान। यानी कि दो निकायों का अगर तापमान समान है तो उनके मध्य ऊष्मा का ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। और इस घटना को मेज़र कौन करेगा, तापमापी, कि तापमान समान है या नहीं है। इस आधार पे सिस्टम की बारे में जानकारी जो है वो हमें कहाँ से मिलेगी, तापमापी से मिलेगी। नेक्स्ट है परम ताप के गुण। तो 1/kT इज इक्वल टू बीटा और बीटा इज इक्वल टू डेल बाई डेल ई ln ओमेगा ई। ठीक है, तो ओमेगा ई क्या है, ऊर्जा ई का एक रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अतः डेल बाई डेल ई ln ओमेगा ई जो है वो धनात्मक होगा। ओमेगा ई ऊर्जा ई का रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ता जा रहा है, तो ये धनात्मक होगा। और बीटा और टी जो है वो दोनों सदैव धनात्मक होते हैं, यानी कि सभी सामान्य निकायों का परम ताप जो है वो सदैव धनात्मक होता है। परम ताप के परिमाण के आकलन के लिए ओमेगा ई की ऊर्जा ई पर सन्निकटता निर्भरता, ओमेगा ई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली या समानुपाती होता है ई माइनस ई नॉट की पावर एफ होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटियाँ। जैसे कि मैंने अपने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है अगर कोई पार्टिकल किस तरीके से इंडिपेंडेंटली कितने वे में मूव कर सकता है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ई नॉट निकाय की मूल अवस्था में ऊर्जा है, तो ओमेगा ई जो है वो प्रोपोर्शनल है ई माइनस ई नॉट की पावर एफ की। ठीक है, तो अगर इसका लॉगरिथम लेते हैं तो ln ओमेगा ई एफ ln ई माइनस ई नॉट प्लस कॉन्स्टेंट सम। ठीक है, तो बीटा क्या होता है, डेल बाई डेल ई ln ओमेगा ई। तो इसका ई के रिस्पेक्ट में जब अवकलन करेंगे तो एफ बटे ई माइनस ई नोट आ जाता है। और जब माध्य ऊर्जा की बात करते हैं तो माध्य ऊर्जा पे बीटा का मतलब है 1/kT, तो इसको उल्टा करके लिख दो, kT इज इक्वल टू 1 बीटा ई बार माइनस ई नॉट बटे एफ। ठीक है, तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि परम ताप टी पर राशि kT जो है वो निकाय की मूलभूत अवस्था में ऊर्जा ई नॉट के सापेक्ष प्रति स्वतंत्रता की कोटि माध्य ऊर्जा की अधिकता के सन्निकटता बराबर होती है। यानी कि ये इसने जो लिखा है उसको डेफिनेशन में बना दिया कि kT क्या है, मूल ऊर्जा के सापेक्ष प्रति स्वतंत्रता की कोटि माध्य ऊर्जा कितनी अधिक है ना, माध्य ऊर्जा की अधिकता मूल ऊर्जा के सापेक्ष कितनी अधिक है। तो जैसे ये 2 है ये 5 है, तो मूल ऊर्जा के सापेक्ष ये कितनी अधिक है, 3 प्रति स्वतंत्रता की कोटि। ठीक है, तो माध्य ऊर्जा की अधिकता के अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती हैं। ऊष्मीय संपर्क में समतुलन अवस्था में समान तापटी होने का तात्पर्य उनमें ऊर्जा का विनिमय द्वारा प्रति स्वतंत्रता कोटि माध्य ऊर्जा समान हो जाती है। ठीक है, तो समीकरण 4 से बीटा इज इक्वल टू एफ ओवर ई माइनस ई नॉट और डेल बीटा बाई डेल ई इज इक्वल टू
माइनस एफ ई माइनस ई नोट स्क्वायर, जो सदैव क्या है, ऋणात्मक होगा। बीटा का ई के रिस्पेक्ट में अवकलन ऋणात्मक। डेल टी बाई डेल ई का मतलब डेल बाई डेल ई, टी का मतलब 1/k बीटा, तो माइनस 1/k बीटा स्क्वायर डेल बीटा बाई डेल ई। इसका मान जब रखोगे तो ये डेल टी बाई डेल ई पॉजिटिव हो जाएगा, यानी तापमान का ऊर्जा के साथ परिवर्तन जो है वो सदैव धनात्मक होता है, और बीटा पैरामीटर का ऊर्जा के साथ परिवर्तन क्या है, ऋणात्मक होता है। तो निकाय की ऊर्जा में वृद्धि होने से तापमान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। और ये तापमान जो है वो ऊर्जा का वर्धमान फलन होता है। तो यहाँ से हम ये चीज़ समझते हैं, यानी कि निकायों के बीच तापमान T व ऊष्मा बहाव की दिशा के संबंध को भी व्यक्त करता है। इस संबंध को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है कि A व B प्रारंभ में TA व TB तापमान पर हैं, अलग अलग साम्यावस्था में। जब उनको ऊष्मीय संपर्क में रखा तो एक निकाय द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होता है और दूसरे निकाय द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों के मध्य में संतुलन की अवस्था ना आ जाए। साम्यावस्था में मान लीजिए अंतिम ताप क्या है, TF है, ठीक है। और साम्यावस्था से पहले निकाय A जो है वो ऊष्मा अवशोषण करता है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो पहले इसकी कम रही होगी तभी वृद्धि हुई है साम्यावस्था में आने के लिए, और इसका ताप जो है TA जो है वो TF से कम होगा। इसी प्रकार से दूसरा निकाय B जो है वो ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, तो उसका उत्सर्जन किया है, इसका मतलब उसके पास कुछ ज़्यादा था, तो TB इज़ ग्रेटर देन TF, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल करके आता है कि TA इज़ लेस देन TF एंड TF इज़ लेस देन TB। अगर मान लो एक बहुत ही गर्म पानी है, एक बहुत ही ठंडा है, और उन दोनों को आप मिक्स करते हो तो उनके मतलब एक मिक्स करने से क्या होता है, बीच के तापमान का पानी बन जाता है, ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। तो क्या हुआ होगा, गर्म ज़्यादा नहीं रहा, इसका क्या मतलब है कि जो ज़्यादा गर्म था उसने ऊष्मा का उत्सर्जन कर दिया, और जो ठंडा था वो इतना ठंडा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने ऊष्मा का गेन कर लिया। दोनों मिक्स हुए ना, तो उनके मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान हुआ और एक बीच का तापमान जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से सामान्य अपने जीवन में भी हम इसका एग्जाम्पल देख पाते हैं। ऊष्मा का जो प्रवाह है वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता रहता है। जब दो निकाय ऊष्मीय संपर्क में रखते हैं तो जिस निकाय का ताप कम होता है वो ऊष्मा का अवशोषण करता है, और वह शीतल या ठंडा निकाय कहलाता है। और जिस निकाय का ताप ज़्यादा होता है और ऊष्मा का उत्सर्जन किया जाता है वह उष्ण या होठ निकाय कहलाता है, और ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तो बच्चों इसको स्टडी कर लेना, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।